नमस्कार, प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश के वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के बुलेटिन की। लोकसभा में 2 नए विधेयक, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक पेश किया गया है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की संरचना को बदलने का प्रयास करता है। यह वर्तमान बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए CCI को अनुमति देने का प्रावधान करता है। इसमें CCI के संयोजनों को अधिसूचित करने के मानदंड के रूप में लेन देन का मूल्य रखने के प्रावधान भी है। वहीं बात करें नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC की, तो मध्यस्थता और सुलह की कार्रवाई करने के लिए नई दिल्ली में स्थित स्वायत्त संस्थान है। यह वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था और संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संसाधन के रूप में घोषित किया गया था। कानून मंत्री द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक का नाम बदलकर इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने हेतु पेश किया गया था। भारत सरकार ने मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस इन 6 देशों ने सिंगल इंजन तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राज्य में स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस जेट विमानों की वर्ष 2023 तक डिलीवरी हेतु 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध दिया था। आपको बता दें, LCA कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा LCA कार्यक्रम का प्रबंधन करने हेतु वैमानिक विकास एजेंसी ADA की स्थापना की गई। यह पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेंगे। अपनी विशाल चोटियों, भव्य भूदृश्यों, समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के साथ भारतीय हिमालयी क्षेत्र दीर्घकाल से भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया भर से अंगतुकों एवं तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है। इन गतिशीलताओं ने पर्यटन को सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख चालक में बदल दिया। स्थानीय पर्वतीय आबादी के लिए पर्यटन मूल्यवान आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है और राज्य सरकारों एवं निजी उद्यमों के लिए यह राजस्व और लाभ प्रदान करता है। आपको बता दें, प्रचुर मात्रा में वर्षा और विशाल हिम क्षेत्रों के अलग अलग हिमालय में मौजूद बड़े हिमनद भारत की विशाल नदियों के पोषण के आधार है। हिमालय से नीचे उतरती ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ मृदा ले आती है। यह जलोढ़ उपजाऊ मृदा के रूप में उत्तर भारत के विशाल मैदान में जमा होती है, जिससे यह मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में से एक बनता है। हाल ही में वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के पुनः स्थापित करने हेतु वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता का नया दौर शुरू हुआ, जिससे संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA के रूप में भी जाना जाता है। ईरान सहित विभिन्न देशों के अधिकारी मार्च 2022 के बाद पहली बार बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, संयुक्त व्यापक कार्य योजना का उद्देश्य प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की नागरिक प्रकृति की गारंटी देना है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ जर्मनी एवं यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियारों के लिए अपकेंद्रित, समृद्ध यूरेनियम और भारी जल सभी प्रमुख घटकों के अपने भंडार में महत्वपूर्ण कटौती करने पर सहमत हुआ। अभिनव मार्केट लीकेज योजना प्रवास में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बेहतर क्षमता है। सरकार ने यह योजना जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्र की बाजार तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के फलों को हवाई मार्ग से भेजने पर 25% की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण लाभ के माध्यम से दी जाती है। आपको बता दें, कार्यान्वयन एजेंसी जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसारण निगम नियमित रूप से इस योजना के बारे में किसानों को जागरूक कर रही है ताकि बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ उठा सके।
योजना से संबंधित कार्य को आसान बनाया गया है और सब्सिडी का भुगतान समय पर किया जा रहा है। इस योजना से किसानों की आय दोगुनी करके उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों की उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 3 व्यावसायिक दिनों के बाद शेष 2 दिन आम जनता के लिए समर्पित होंगे। इस दौरान साबरमती रिवर फ्रंट में सशस्त्र बलों और उद्योग जगत के उपकरणों और कौशल का प्रदर्शन सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी के साथ समेकित प्रयासों के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें, डीएफ एक्सपो 2022 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वर्ष 2025 तक $5 अरब का निर्यात हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। रक्षा के क्षेत्र में यह एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रतिभागियों के समक्ष आ रही लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं के चलते इसे मार्च 2022 में स्थगित कर दिया गया था। डीएफ एक्सपो 2022 में प्रतिभागियों को अपने उपकरणों और प्लेटफॉर्मों को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही यह व्यावसायिक साझेदारी बनाने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार और क्षमताओं का पता लगाने में भी सक्षम होंगे। यह आयोजन निवेश को बढ़ावा देने, विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायक होंगे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्वायत्त राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप के कवरत्ती में 65 किलोवाट की क्षमता वाला एक समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ कम तापमान वाले तापीय विलवणीकरण संयंत्र को बिजली की आपूर्ति करेगा, जो अनुप्रयोग समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करेगा। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक, हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करेगा। आपको बता दें, समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण समुद्र की सतह से जल और गहरे समुद्र के जल के बीच विद्यमान तापांतर का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। महासागर विशाल ऊष्मा भंडार है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग कवर करते हैं। हाल ही में विरोध के बीच विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पेश किया गया और बाद में इसे आगे के विचार विमर्श हेतु स्थायी समिति के पास भेजा गया। इस दौरान तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और अन्य राज्यों में कई विद्युत इंजीनियरों ने इस विधेयक का विरोध किया। आपको बता दें, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कई अभिकर्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुंच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक विस्तृत करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने, वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2010 में 10 गीगावाट से भी कम क्षमता के साथ भारत ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण फोटोवोल्टिक क्षमता को प्राप्त किया है, जो वर्ष 2022 में 50 गीगावाट से अधिक है। आपको बता दें, भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 151.4 गीगावाट है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लैपेज ओब्राडोर ने वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव आंतोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। वैश्विक शांति आयोग के माध्यम से पूरे विश्व में युद्ध रोकने का प्रयास किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करना है। इस कदम से विश्व भर की सरकारों को अपने नागरिकों, विशेषकर युद्ध की विभाजिका का सामना कर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। युद्ध और युद्ध जैसी कार्रवाइयां रोकने का आह्वान करते हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने चीन, रूस और अमेरिका से शांति बहाली उपाय की अपील की है। दुनिया में 5 वर्ष बिना तनाव एवं हिंसा के बीतेगा और शांति रहेगी। इससे युद्ध और उसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकेगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 10 अगस्त 2022 को पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक का शुभारंभ किया। इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इस अनुसंधान ने बरेली स्थित इज्जत नगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने इस वैक्सीन को लंपी स्किन डिजीज यानी LSD के अनुमूलन हेतु मील का पत्थर बताया है। इस अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने सभी मानकों का पालन करते हुए 100% प्रभावी वैक्सीन विकसित कर ली है। यह वैक्सीन LSD से निजात दिलाने में कारगर होगी। LSD मवेशियों या भैंसों के पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी LSDV के संक्रमण के कारण होता है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार LSD की मृत्यु दर 10% से कम है। हाल ही में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC ने विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। JPC ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए कई संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, जैविक विविधता अधिनियम 2022 को जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उन्नत होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति या संगठन को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन के बिना उनके अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारत में होने वाले किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त करने से रोकता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा और 7 सर्वेक्षणों का अनावरण किया, जिसमें उपभोक्ता विश्वास से लेकर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की अपेक्षाएं शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेगा। बढ़ता व्यापार घाटा और रुपए के मूल्य में गिरावट भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। आपको बता दें, CCS 19 शहरों के लोगों से उनकी वर्तमान धारणाओं और सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति और अन्य एवं खर्चे पर समग्र वर्ष की अपेक्षाओं के बारे में पूछता है। हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशलू मोल्दो सीमा में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर विशेष दौर की सैन्य वार्ता हुई। यह वार्ता चीनी लड़ाकों द्वारा उत्तेजक व्यवहार की पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो अक्सर LAC के करीब उड़ान भरते हुए 10 किलोमीटर नो फाइल जोन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी CBM का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें, LAC पूरी तरह से सीमांकित नहीं है और संरेखण पर दोनों मतभेद है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। LAC पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर नियमित रूप से बातचीत करते हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों ने LAC पर वायुसेना को तैनात किया है तथा अपने अपने ठिकानों की सुरक्षा को बढ़ाया है। हाल ही में भारत ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। टाइगर रेंज कैटेगरी समिट 5 सितंबर 2022 को रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाली है। जनवरी 2022 में बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी बाघों के पुनर्स्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग अन्य टाइगर रेंज देशों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, बैठक में चीन और इंडोनेशिया को छोड़कर टाइगर या बाघ रेंज के 12 देशों ने भाग लिया। 13 टाइगर रेंज देश है: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।